हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इजी कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग अपना सीरीज लेके चल रहे हैं। इसमें आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसको आपको ध्यान रखना है कि यह बिहार बोर्ड के एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछने वाला प्रश्न है। मतलब ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, पहली बात तो इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया कहा किसे जाता है। तो लिखेंगे वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिक्रिया का वेग, जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। आखिर ये बात क्या कह रहा है इसको समझिए पहले, कि अभिकारक हम लोग पढ़ चुके हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि सपोज दैट कि हमारे HCl एक अभिकारक है जो उसको तोड़ना है हमको किसमें? H2 और Cl2 में, या फिर H2 और Cl2 को मिला के हम लोग को HCl बनाना है। तो ये तो किसी न किसी माध्यम में ही संभव होगा। और यह माध्यम कौन सा होता है? प्रकाश की किरण। आप लोग जान रहे हैं कि प्रकाश की किरण से ऊर्जा के रूप में क्या निकलता है बाहर? फोटोन। तो मैं आपको मान के चल रहा हूं कि एक बर्तन में HCl के 100 अणु है, एक बर्तन में HCl के 100 अणु है और उस पर प्रकाश पड़ा है, ठीक है। इसके बाद वह अपने आप को कन्वर्ट करना चालू किया किसमें? HCl में। लेकिन क्या होगा जब उस HCl की मात्रा को हम बढ़ा दें, अर्थात उस HCl को मैं 1000 अणु कर दूं, तो क्या 1000 अणु एक साथ HCl बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। प्रकाश का जितना क्षमता है H2 और Cl2 को मिलाकर HCl में कन्वर्ट करने को, वो उतना ही HCl बना पाएगा। तो चाहे आप अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएं, चाहे आप अभिकारक की सांद्रता को घटाएं, उस अभिकारक पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया। मतलब आप कितना मात्रा में अभिकारक ले रहे हैं, इससे अभिक्रिया पे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आइए इसके एग्जाम्पल का बात करते हैं। 2 एग्जाम्पल आप लोग हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको मैं बोला, H2 + Cl2, ठीक है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? HCl, ठीक है। इसको कोई अम्ल नहीं समझेगा, इसको सब लोग पढ़ देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नहीं, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक गैस है। क्यों? क्योंकि जब तक इसको विलयन में ना डुबाया जाए तब तक ये अम्ल का निर्माण नहीं करता है। इसके बाद एक और रिएक्शन हो सकता है HI, नाम सुने होंगे HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको अगर गोल्ड की उपस्थिति में आप अभिक्रिया करवाएंगे तो ये टूट जाएगा किसमें? H2 + I2 में। और एक प्रचलित आप लोग जान रहे हैं NH3 मतलब अमोनिया, अगर इसको हम प्लेटिनम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो ये टूटेगा N2 + 3H2 मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो ये जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी ये अभिक्रिया है, सब में आप इसका मात्रा बढ़ाइए या इसका मात्रा घटाइए, इसके वेग पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसी को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया। चलिए आगे बात करते हैं, इसका डेरिवेशन सिद्ध करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे, माना कि, और जैसे मैं लिख रहा हूं आप बोर्ड में वैसे ही लिखेगा, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। माना कि शून्य कोटि अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया में 2 चीज रहेगा, पहला रहेगा A उत्पाद, दूसरा रहेगा पहला रहेगा अभिकारक और दूसरा रहेगा उत्पाद। तो मान के चलिए T0 समय पर और T समय बाद, T0 समय पर और T समय बाद अभिकारक की मात्रा A है, तो उस समय प्रारंभिक समय में 0 में उत्पाद हमेशा क्या रहता है? 0। और T समय के बाद अभिकारक की मात्रा में परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं A - X। मतलब जितना भी वैल्यू था उसमें कुछ कमी आएगा, और जितना कमी आएगा उतना ही हमारा उत्पाद का निर्माण होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में यहाँ पे R लिख के दिया है, तो उससे मतलब नहीं, यहाँ पर सो लिख के दिया R0 - R।
तो आप अपने हिसाब से मान के बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक नियम लगेगा, उस नियम को बोलते हैं हम लोग द्रव्यानुपाती द्रव्यानुपाती क्रियान्वयन, द्रव्यानुपाती क्रियान्वयन। ठीक है, इस नियम को आप याद रखिएगा। पिछली कक्षाओं में मैं आपको बता चुका हूं कि वेग अभिकारक के सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है, उसी को आप लिखेंगे। द्रव्यानुपाती नियम क्या कहता है कि dx अपॉन dt समानुपाती होता है किसके, अभिकारक सांद्रता n के। ठीक है, इस चिन्ह को हम लोग हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt, और यहां क्या होगा, k a का घात n। अच्छा, n क्या है, लास्ट लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे, लास्ट लेक्चर में आप लोग को मैं क्या पढ़ाया हूं, कोटि। तो n क्या है, कोटि। ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान रखिएगा, अब क्या लिखेंगे, तो अब आप लोग लिखिएगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए देखिए, कोटि दे दिया कितना, शून्य, तो यहाँ पे n के जगह पे कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, और a का मान हमेशा आप लोग को मैं बताया हूं, a का मान आप लोगों को कितना रखना है, a माइनस एक्स, क्योंकि ये परिवर्तन को दिखाता है, सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है, तो इतना a माइनस एक्स के बराबर। तो आप क्या करेंगे, सुनिए बात को यहाँ पे ध्यान से, आप a के जगह पे वैल्यू रखेंगे a माइनस एक्स, और n के जगह पे क्या रखेंगे, 0। a के जगह पे कौन सा वैल्यू रखाएगा बाबू, a माइनस एक्स, और n के जगह पे कितना रखाएगा, 0। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो यहां पास क्या होगा, dx अपॉन dt बराबर k, अब a के जगह वैल्यू पुट करेंगे, कौन हो जाएगा, a माइनस एक्स, और n के जगह पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, 0। क्या रखेंगे, 0। इसके बाद देखिए सिंपल है, अगर किसी का घात 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पास क्या निकल के आएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। ओके, और इसको आगे करेंगे, यहां तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू k dt। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यहां पे करेंगे समाकलन, क्या करेंगे, समाकलन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब देखिए ध्यान से, समीकरण 1 क्या था, देखिए dx के dt, तो आप कैसे लिखोगे, dx और k dt, k आ जाएगा बाहर, तो ये क्या बनेगा, dx बराबर k समाकलन, यहाँ पे dt। ओके, अब यहीं पे आप लोग को पहला चीज याद रखना है, dx किसके बराबर हो जाएगा, x के, k में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, और dt किसके बराबर हो जाएगा, t प्लस c के। इसको याद रख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सिंपल सा है। यहाँ पास मैं रेड से इसको पॉइंट आउट भी कर दे रहा हूं कि आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। देखिए अब इसके बाद आपको आ गया, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब शून्य कोटि अभिक्रिया था तो प्रारंभिक वेग देखा ही जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या है, a और 0, t0 समय पर a ही ना वैल्यू था, तो आपको यहाँ याद रखना है क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, एक समय और x मतलब क्या है, उत्पाद। तो प्रारंभिक समय में उत्पाद कितना था, 0, और समय भी क्या था, 0। तो लिखेंगे यहां x बराबर 0 तथा t बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 तथा t बराबर 0 लेने पर क्या होगा बताइए, वैल्यू रखेंगे तो 0 k इंटू 0 प्लस c, तो इवेंचुअली c का मान कितना आएगा, 0। c का मान कितना आएगा, 0। अब इस c के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। देखिए रखेंगे तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगा, x है, x अपने जगह पे रहेगा, k है, k अपने जगह पे रहेगा, t है, t अपने जगह पे रह जाएगा, c के जगह पे क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आया, x बराबर kt, ठीक। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो कैसे बनेगा, k बराबर x अपॉन t। यही आपका शून्य कोटि अभिक्रिया है, यही आपका क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पूछा
तो आपको इतना चीज बना के आना है। ठीक, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग का समाकल मतलब शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या आएगा, x बराबर x अपॉन टी। अब एक इसमें दूसरा टॉपिक पूछता है, आपसे पूछ सकता है कि अगर शून्य कोटि अभिक्रिया जो चल रही है इसके समय को आधा कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अर्ध आयु काल। किसी अभिक्रिया के समय में जब हम लोग परिवर्तन लाएंगे, कितना परिवर्तन लाएंगे, उसको हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, हाफ। उसी को बोलते हैं हम लोग अर्ध आयु काल। तो हमारा जो अगला टॉपिक चालू होगा उसको हम बोलते हैं अर्ध आयु काल। देखिए पूछ रहा अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, तो किसी अर्ध आयु काल एक समय को बताता है। किस समय को बताता है, कि अगर अभिकारक की सांद्रता के प्रारंभिक वेग में जो परिवर्तन होगा, अभिकारक की सांद्रता और प्रारंभिक वेग में जो परिवर्तन होगा वो किसको बताएगा, अर्ध आयु काल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, यह उस समय को बताता है, यह उस समय को बताता है, यह मतलब कौन, अर्ध आयु काल। यह उस समय को बताता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता उसके प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, अर्ध आयु काल मतलब आधा। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये नोट बात है, इसे टी या हाफ टी लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिख सकते हो टी 1/2 या T50 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपको एक बात याद रखना है, इसमें जो समय होगा, जो समय होगा मतलब टी, इसको हम लोग कितना कर देंगे, टी हाफ। ठीक है ना, समय कितना लेना है, हाफ। और दूसरा चीज आपको याद रखना है, एक्स हमेशा कितना लेना है, a/2। एक्स मतलब यहाँ पे ए मतलब क्या था, अभिकारक। जब समय आधा हो रहा है तो अभिकारक भी आधा ही हो जाएगा। समझिए इस बात को। 1 मिनट में मान लीजिए आप 10 समोसा खा रहे हैं, तो 30 सेकंड में कितना खा पाएंगे, उसके दर से 5 ही ना खा पाएंगे। तो मान लीजिए समय 1 मिनट था, तो 1 मिनट में जितना परिवर्तन हो रहा था, जब समय को हम लोग आधा कर देंगे तो उसमें परिवर्तन भी आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए क्या लिखे हैं, a/2। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए भी समीकरण आता है, संबंध बताता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया और अर्ध आयु काल में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए इसको भी समझते हैं, क्या कैसे स्थापित कर सकते हैं हम लोग संबंध। देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया व अर्ध आयु काल में संबंध। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसी जैसे हम लोग अभी डेरिवेशन सिद्ध करके आए हैं उसी प्रकार से इसमें भी लिखना है। माना कि अभिक्रिया है, क्या लिखेंगे, ए और उत्पाद क्या रहेगा, बी। T0 पे और T समय बाद, T0 पे और T समय बाद। T0 पे इसका वैल्यू कितना था, a, इसका वैल्यू कितना था, a-x। T0 पे उत्पाद कितना बन रहा था, 0, और हमारा कुछ समय बाद उत्पाद की मात्रा बनना चालू हो गई थी। ठीक, इसके बाद आप लिखिएगा अर्ध आयु काल की परिभाषा से। अभी मैं आपको बताया था अर्ध आयु काल की परिभाषा से, परिभाषा में आप लोग को मैं बताया कि आपको t कितना लेना है, हाफ, और x कितना लेना है, a/2। बस यही परिभाषा है। अब आप क्या लिखोगे, शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या लिखोगे, शून्य कोटि अभिक्रिया। और शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक हम लोग क्या सिद्ध किए थे अभी, कि k बराबर x अपॉन टी। अब क्या करेंगे, t और x का मान रखेंगे। t व x का मान रखने पर बताओ k अपने जगह पे रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। x के जगह पे आप कितना लिखोगे, a/2। तो a को ऊपर रख देते हैं, 2 नीचे आ गया, इनटू t के जगह पे कितना रखोगे, t के जगह पे रखोगे t हाफ या t/2। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, क्योंकि अर्ध आयु काल सिद्ध कर रहे हो ना। तो जब हम लोग अर्ध आयु काल सिद्ध कर रहे हैं तो उस समय में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या करना है, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देना है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इस टी हाफ को यहाँ भेजिए और इस के को यहाँ लेके आइए, ठीक है। तो हमारा व्यंजक क्या बनेगा, देखिए यहाँ टी हाफ, इसी को क्या बोल देंगे, अर्धायु काल। ये क्या बन जाएगा, a/2k। अब थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं आपको, देखिए कि अगर हम लोग इस चिन्ह को हटा रहे थे तो के लेके आ रहे थे, तो के को हटाएंगे तो फिर ये चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बस उसी का पालन यहाँ पे करना है। देखिए हम के को हटाएंगे और जब के को हटाएंगे तो वैल्यू क्या निकल के जाएगा, समानुपाती ए, मतलब अर्धायुकाल अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होती है। यही हमारा क्या है, दोनों में संबंध। किस में, शून्य कोटि अभिक्रिया और अर्धायुकाल में संबंध। क्या बोलोगे कि जो अर्धायुकाल होता है वह अभिकारक के सांद्रता या उसके मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक। तो अगर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक पूछा तो आप क्या सिद्ध करोगे, k बराबर x/t, और अर्धायुकाल के लिए सिद्ध क्या करना है, हाफ टी और समानुपाती का चिन्ह a। ओके, आई होप आप लोग इसको समझ रहे हैं, एकदम सिंपल है, आपको बस एक रिदम में उसको लिखते जाना है, रूल याद रखिएगा। लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। आज का लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण। लक्षण मतलब कैसे पहचानोगे कि यह अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया है। तो सबसे पहले ये पूछने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें याद रखिएगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया को निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। कौन सा समीकरण, अभी हम लोग सिद्ध किए, k बराबर x/t। उसके बाद यह जो शून्य कोटि अभिक्रिया है कभी भी अधूरा नहीं रहेगा, हमेशा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तीसरा अभी सिद्ध किए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग मतलब जो स्पीड रहता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका मतलब क्या करेंगे, निर्भर करने का मतलब वो है कि कितना मात्रा में आप ले रहे हैं, वो अपना स्पीड से चलते रहेगा। फिर हमारा क्या है, मात्रक। ये पूछने वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक बताइए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर सेकेंड, मोल प्रति लीटर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।